हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका चौहान पर। आज अपन पॉलिटी के 12th पॉलिटी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर न्याय के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, आई होप आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट चैप्टर न्याय के बारे में। न्याय की अवधारणा। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्याय प्राण शक्ति यथार्थ चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार करता है, जिसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती है। व्यक्ति और प्रवर्त करने भारतीय परंपरा के मनुष्य धर्म की प्रमुखता है। दोनों ही मान्यता मनुष्य कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यद्यपि आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा परिवर्तन आया। गाइस, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही रीडिंग के लिए है, बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो भी होगा उसको मैं हाई मार्क कर दूँ। न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया। प्लेटो ने न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। उनके अनुसार वह सद्गुण है जिसमें प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। प्लेटो से लेकर से अब तक सभी चिंतकों ने न्याय का महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक प्रत्यय माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वही दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक समाज के वांछनीय गुण माना गया है ना। न्याय नैतिक सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। मध्यकालीन विचारकों में ऑगस्टाइन और एक्विनास ने न्याय को अपने ढंग से व्याख्या की है। आधुनिक चिंतन के प्रारंभिक चरण में हॉब्स, कार्ल मार्क्स, कांट और मिल ने अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। समकालीन विचारकों ने जॉन रॉल्स को ने न्याय को नवीन स्वरूप माना। ये तो गाइस ऐसे ही न्याय के बारे में थोड़ा विवरण दिया गया था। बाकी विचारकों से अभी न्याय से संबंधित विचार दिए हैं। उन विचारकों के बारे में थोड़ा डिटेल से करेंगे अपन डिस्कशन। तो चलिए पहले अपन प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना है। प्लेटो ने न्याय को मौलिक सद्गुण मानते हुए कहा है कि हम सभी अपेक्षित हितों के साथ सहायक बने। प्लेटो अपनी पुस्तक, गाइस इसको नोट कर दीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लेटो की बुक कौन सी है? तो रिपब्लिक। वह सबसे पहले सामाजिक राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करता है। और गाइस ये भी
मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ईबेस्टाइन के जो कथन है, न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। प्लेटो ने न्याय के दो रूप मानता है, व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक एवं राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। तीन तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य व समाज के तीन वर्ग में स्थापित करता है। पहला शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, जिसमें शौर्य एवं साहस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है। सॉरी गाइस। जिसमें शौर्य एवं साहस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है। तीसरा उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय, तृष्णा व इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। सभी मनुष्यों में तीन तत्व न्यायाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप में पाई जाती है वही सद्गुणों को प्रवर्त है। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में की मात्रा प्रधान रूप से पाई जाती है, उसके सद्गुण को प्रवर्त करता है। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ व उपयुक्त है। इसी तरह राज्य के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र में परिधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति को अपने योग्यता क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। उनका न्याय सिद्धांत विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति के समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है। तो गाइस, अपन ने पहला प्लेटो के बारे में अपन ने अध्ययन किया कि उन्होंने न्याय के बारे में क्या न्याय को किस तरह से प्रस्तुत किया। और अब हम दूसरे विचारक के बारे में डिस्कशन करेंगे, अरस्तु के बारे में। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के रूप में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। इस मानकीय धारणा के रूप में न्याय समग्र सात्विकता प्रतिबिंबित करता है। प्रयुक्त क्षेत्र के आधार पर अरस्तु ने न्याय के दो रूप प्रस्तुत किए हैं। वितरणात्मक न्याय। अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता योगदान के अनुरूप करने की बात कहता है, जो वह अनुपात व समानुपात व पक्षधर है। समानता के ही एक अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति के क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए।
तो अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय बताए हैं। पहला वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक। तो सुधारात्मक न्याय, अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य ऐसे न्याय से हैं जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता हो। सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व ही व्यक्ति के जीवन के संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा देता है। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने ईश्वरीय राज्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्याय के बारे में अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में लिखा है। जिन राज्यों में, ये कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल सौर ऊतकों की खरीद फरोख्त है। ऑगस्टाइन परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालना को ही वह न्याय मानते हैं। मध्यकाल में ही थॉमस एक्विनास कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय को निम्नलिखित परिभाषित किया है, जो कि इस प्रकार है। न्याय एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन व्यतीत करने एवं उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम ने मत व्यक्त किया है कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से सिद्ध हो चुका है ये नियम सर्वहित को आधार है। अतः सर्वहित, सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता। डेविड ह्यूम, मनुष्य की प्राकृतिक तर्क बुद्धि या अनुबंधन के इन नियम को स्रोत ढूंढने में कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगितावादी प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा है कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का न्याय के बारे में उपयोगिता वर्ड का उपयोग जेरेमी बेंथम ने किया के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जेरेमी बेंथम। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय का सार्वजनिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए तर्क देते हैं कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा का अनुभव कर सके। अतः उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है, जेरेमी बेंथम ने माना था। वर्तमान में प्राकृतिक कानून या कोरी उपयोगिता पर आधारित न्याय की संकल्पना का विश्वास नहीं किया जाता। वस्तुतः प्राकृतिक कानूनों के नियम, प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में कोई सर्वसम्मत न्याय विकसित नहीं हो पाई है। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना की स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ सामने रखकर किया गया है। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक
अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार के असंतुष्ट हैं जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने को बल देते हैं। वे इस बात से भी असहमत हैं जिसमें परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। उन्होंने उपयोगितावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा है कि सिद्धांत बहुमत के अल्पमत तानाशाही स्थापित करता है। रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत की प्रतिस्थापना करते हैं। फर्स्ट है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध रहती है। व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हो, सबकी प्रगति के लिए। अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों को निर्माण से पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं, अर्थात वे अपनी उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहाँ वे योग्यता, हितों, क्षमता आदि में समान है। इस स्थिति में न्याय की सर्वप्रथम मांग सबको समान स्वतंत्रता तथा अवसरों की उचित क्षमता होती है, अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण हो। इस नियम से विलग तभी हुआ जा सकता है जब उसमें हीनतम को अधिकतम लाभ मिले। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। प्राचीन भारतीय राजनीति और सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा व प्लेटो के न्याय में सिद्धांत में समानताएं हैं। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज के उसके स्थान एवं निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिमान ज्ञान कराती है। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है। सर्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। व्यक्ति के अधिकारों को विशेष अधिकारों की उत्पत्ति सर्वधर्म की पालना में निहित है। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर एवं सामवेद ने राज्य व्यवस्था के न्याय का महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। जहाँ प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीति सामाजिक थी, वही भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया। मनु व कौटिल्य दोनों ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था का आधारभूत वृत्ति मानते थे। नैतिक न्याय। न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित थी, जिसमें कुछ सर्वव्यापक, परिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है तो उसे नैतिक न्याय की अवधारणा कहा जाता है, जबकि जब व्यक्ति का आवरण नैतिकता से परे होता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सभी चिंतक सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता आदि गुणों को नैतिक सिद्धांत मानते हैं। कानूनी न्याय। राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा गया है, जिसमें वे सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका
नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। कानूनी न्याय की अवधारणा दो बातों पर बल देती है। सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए। सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने चाहिए। कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड प्रावधान किया जाना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय समानता समता पर आधारित होना चाहिए। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों के समान अधिकार अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव असमानता को अस्वीकार करता है। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित है। ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के कुछ साधन उपलब्ध हैं। वयस्क मताधिकार, विचार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार, अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदत्त होना चाहिए। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान व संवैधानिक शासन को आवश्यक माना गया है। किसी वर्ग व्यक्ति के विशेष अधिकार प्रदान न कर राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। चौथा है वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के भेदभाव न हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। राज्य व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्माण करते समय ऐसे विधायी व प्रशासनिक नियमों का निर्माण करे जो एक समतामूलक समाज निर्माण करने में सहायक हो। जॉन रॉल्स आदि ने सामाजिक न्याय के विशेष महत्व दिया है। सामाजिक न्याय के अभाव में समानता की स्वतंत्रता जैसे मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। और पांचवा जो है वो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है। किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधन का आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं को निंदा करता है, जबकि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। समाजवादी विचार के अनुसार आर्थिक विषमता गरीब और अमीर के बीच की खाई को और अधिक गहरी कर देते हैं, जिससे समाज के सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने में संभावना रहती है। अभी तक जो हमने इस अध्याय में पढ़ा उसका थोड़ा सा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। यद्यपि न्याय के मौलिक स्वरूप की काफी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन न्याय का लक्ष्य आज भी वही है जो सदियों पहले था। न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार सामाजिक जीवन के लाभ, उत्तरदायित्व, तर्कसंगत वितरण से है। न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज के प्रासंगिक होगी जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों की इत्यादि का अभाव हो, जहां प्रचलित कानून, अधिकारों, संपत्ति, संबंधों और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने, उनसे उपयुक्त परिवर्तनों की मांग करने की स्वतंत्रता की गुंजाइश हो। कुछ ऐसी प्रणाली भी हो सकती है जिसमें जिनमें न्याय की चर्चा निरर्थक हो। उदाहरण के लिए शुद्ध सत्तावादी प्रणाली के अंतर्गत
संपूर्ण वितरण के मानदंड पहले से निर्धारित होते हैं, वहाँ वितरण के नए मानदंडों की तलाश करना आवश्यक है। फिर शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत सारा वितरण बाजार शक्तियों के परस्पर क्रिया के निर्धारित होता है, अतः वहाँ वितरण के नए मानदंडों को मान्यता नहीं दी जाती है। अंततः काल्पनिक और साम्यवादी समाज के अंतर्गत अभाव की स्थिति ही समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। अतः वहाँ न्याय के किसी वैकल्पिक सिद्धांत पर विचार करना व्यर्थ होगा। जहाँ सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, वहाँ समाज के न्याय की ही समाप्त हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है इस अध्याय को लेकर, वो अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, बस 2 मिनट का ही रहेगा। न्याय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम कानून व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने की। जो भी ये गाइस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूरे जो अभी तक अपने पढ़ा है उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उस सभी के बारे में एक ब्रीफ नोट्स की तरह है, तो प्लीज़ ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के सादृश्य हुआ है। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों का नियमन से है। परंपरागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से है, वही आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार सामाजिक न्याय से है। प्लेटो और अरस्तु परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या अपनी रचना यानी पुस्तक रिपब्लिक में की है। प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्य संबंधित न्याय। अरस्तु ने न्याय के 2 रूप मानता है, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय। मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य अपरिहार्य तत्व माना है। थॉमस एक्विनास ने न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस IMP में व्यक्त किए हैं। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत प्रतिपादित किया है। न्याय की धारणा के विधिवत रूप है नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। डेविड ह्यूमे ने नियमों के अनुपालना में न्याय माना है। जेरेमी बेंथम ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को न्याय का मूल मंत्र माना है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सामाजिक उपयोगिता को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। तो गाइस, ये था आज का अध्याय। आप सभी को कैसा लगा? आई होप सबको अच्छा लगा होगा। यदि गाइस आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच आपका अमूल्य समय देने के लिए।